हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। चलिए एडी परिवार में स्वागत आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से करते हैं भाई स्वागत। चलिए तो लाइव आ जाएं सभी बच्चे। ऑलरेडी मैंने भी ये क्लास जो लिया था इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समाप्त किए थे और भैया यहां पर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आइए जी शुरुआत की जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे कहेंगे हम लोग स्थैतिक विद्युत्की। कुल मिलाकर ये रहा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी। शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है जब चार्ज यानी कि इसमें हम लोग आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते क्या हो, तो आप कहोगे कि जब चार्ज विराम अवस्था में हो तो उसकी स्टडी को, उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहेंगे? देखिए मेरे साथ साथ परिभाषाओं को लिखते हुए चलेंगे कि सर ये क्या है। तो हम लोग कहेंगे, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। हम कहेंगे कि जब आवेश विरामावस्था में हो तो उसके अध्ययन को, तो उसके अध्ययन को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई भैया इसकी देखिए कहानी है। अब जब हमने चैप्टर 1 शुरू किया था तो हमने, यानी कि जब हमने बेसिक्स पढ़ा था तो हमने वहां आवेश को पढ़ा था। चलिए तो एक बार फिर से ये शुरू करने से पहले हम जरा यहां पर चलना चाहेंगे कि देखिए जब आप ये बात करते हो, जब ये कहते हो एक होता है नाभिक, सॉरी, एक होता है देखिए नाभिक, ये लिखा जाता है नाभिक। नाभिक में हम लोग लेते हैं देखिए प्रोटॉन, प्लस में न्यूट्रॉन। ठीक है सर, ओके। और ये अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और ये कक्षाएं होती है कुछ इस प्रकार से, एक को कहते हैं के, एक एल, एक एम और एक एन। जैसे के में अधिकतम रख सकते हैं हम 2, यहां 8, यहां 18 और यहां 32। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं भाई इसमें। तो इसे कहा जाता है सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कहा
मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी रिक्त इलेक्ट्रॉन वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है क्या ओम प्रकाश जी? कुछ तो चांस छोड़ दिया कर बोलने का। इलेक्ट्रॉनिक्स कहां से चलेगा बताओ? इलेक्ट्रॉनिक्स तो खत्म हो चुका। माइक्रो प्रोसेसर साइलेंसर ने शायद कल एक लेक्चर दिया था आपको, शायद आज देंगे। खत्म है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तुम्हें अभी खत्म करवा दिया। चैप्टर का नाम तो पढ़ ले बेटा। पुष्पा, पुष्पा ओम प्रकाश जी फायर नहीं हो तुम। पुष्पा फुस वो वाला, कभी तुम अपने आप को फायर समझ बैठो, वो नहीं है। फायर तब हो जब नौकरी मिल जाएगी, तब बोलना सर हमने देखो ये करके दिखाया, ठीक है? और मेरा नाम हराम मत करना। अपनी मेहनत और हमारी मेहनत को भगवान, मैं यही सोच के ये क्लासेस भी अपना ले रहा हूं कि चलो यार थोड़ा मेहनत तुम करो, भगवान जब रिजल्ट देगा कुछ हमारी मेहनत को देख के देगा। चलो देखो बाबू क्या कहेंगे यहां, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अच्छा जी, प्रोटॉन की बात करते हैं तो भैया यहां धनात्मक आवेश होता है, पहले भी बताई थी ये चीजें तुम्हें। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 गुलाम होता है। और द्रव्यमान होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की बात कर ले, देखो यहां लिख लेंगे ना, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। फिर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, फिर एक और पॉइंट देखिएगा, जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो लगभग बराबर होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के। कोई चेंज नहीं लिखेंगे ना, मतलब लगभग बराबर है, पॉइंट्स में चेंज है, अदरवाइज नहीं है। हाँ जी बेटा, क्लास का टाइम वैसे सुबह 11 बजे है और एक मेरी क्लास रहती है शाम को 6 बजे, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा सेशन है। फिर ये चलेंगे, देखिए जब इलेक्ट्रॉन में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जब आवेश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऋणात्मक आवेश। आवेश क्या है? ऋणात्मक, माइनस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। और द्रव्यमान कितना होगा? 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। ये चीजें। फिर एक रिलेशन मैंने ये भी लिखाया था आपको कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर में प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे में 1840 लिखाया था। अच्छा जी, तो अब देखिए आवेश की एक परिभाषा आपको पहले ये भी लिखाई थी। आवेश की परिभाषा, आवेश की परिभाषा देखिए बेटा हमने इसलिए लिखाई है, कई बार आजकल स्टेटमेंट भी पूछ लेता है, परिभाषाएं पूछ लेता है कि बताओ ये क्या है, तो यहां तुम्हें खोना नहीं है, ये कहलाता है, देखिए क्या, यह एक ऐसी अदृश्य व्यवस्था है जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य व्यवस्था है जिसके कारण कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु आकर्षण, प्रतिकर्षण बल का
अनुभव यह एक ऐसी अदृश्य अवस्था है जिसके कारण कोई भी वस्तु आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। इसे प्रदर्शित किया जाता है Q से, ठीक है, और इकाई होती है कूलम। एक सूत्र याद आया जिसमें आप Q बराबर NE लिखते हो, याद आ जाएगा। N का मतलब यहां पर होता था इलेक्ट्रॉन की संख्या और E का मतलब यहां पर होता था आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो याद आएगा एक कूलम के लिए जब हमने निकाला था, ये सब चीजें मैंने पहले पढ़ाई थी तुम्हें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक यही है। क्या कहेंगे देखिए, टेक्निकल लाइव बैच कब होगा? ये क्या है रवि जी, ये लाइव बैच नहीं क्या? बोलो भाई, पता नहीं भाई अब क्या। एक कूलम के लिए, एक कूलम के लिए कितना होगा? 6.1, कई बार ये दिया है 6.2, 6.25, तो कोई टेंशन नहीं है। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, ये हमने पहले पढ़ा था। फिर आगे चलते हैं, देखिए कूलम के नियम। देखिए कूलम ने यहां पर दो नियम दिए, कूलम ने आवेश के बेटा दो नियम दिए हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू है, देखो क्या क्या दिए हैं दो नियम। देखो कूलम जी ने ये कहा, पहला नियम ये है, प्रथम नियम, प्रथम नियम ये होता है समान चार्ज या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बेटा एक तो ये नियम दिया इन्होंने, कूलम जी ने ये नियम दिया, ये था पहला नियम। जरा लिखना यहां तक लिखो पहले यार। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट आगे चलते हैं बाबू। देखिए अब कूलम जी का चलते हैं दूसरा नियम पर। दूसरा नियम, कल शाम देखो हम फिजिक्स में भी तो पढ़ रहे थे ये, जब शाम को 6 बजे हम भौतिक विज्ञान की बात कर रहे थे, इसी तरह का हमने कल भी पढ़ा था ये। देखो दूसरा नियम ये कहता है, ये बेटा एक आवेश है Q1, ध्यान से देखते रहो, ये है Q2, इन दो के बीच की दूरी d है, ठीक है भाई। विवेकानंद जी जाके देखो एक बार वीडियो, जब तार टूटेगा जमीन के पास जाके खड़ा हो ना भाई, तो मैं तो सब चीजें पढ़ाई हैं, समझ में आई बात? क्योंकि तुमने शायद सर्किट ब्रेकर में आर्क की परिभाषा नहीं पढ़ी, और मैंने कहा भी था कि जब चार्ज हवा में बहने लगेगा, जमीन में बहने लगेगा, आग लगती है। चलो खैर, यहां आ जाओ मेरे बाबू, यहां पर आ जाओ। तो देखो भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि समान चार्ज प्रतिकर्षित करेंगे असमान चार्ज,
असमानचार हम आकर्षित करेंगे। चलिए जी, तो देखिए यहां पर हमें ये समझना है, ये देखना है, इनमें लगने वाला जो बल है, दूसरा नियम क्या कहता है, किन्हीं भी आवेश के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना बाबू, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से हमने कहा देखो सर आपने ये लिखा है, तो आवेश का गुणनफल तो ये है और बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इकाई क्या होती है, न्यूटन। बल की इकाई क्या है, न्यूटन है। ठीक है बेटा। तो फिर यहां पर हम लोग एक स्थिरांक रखते हैं, ये F बराबर में एक स्थिरांक, ये क्या है स्थिरांक, Q1 Q2 बटे में d स्क्वायर, यही तो हो गया इतना न्यूटन टन। तो देखो ये क्या है, यहां पर स्थिरांक है, क्या कहेंगे, स्थिरांक है। तो k का मान रखा जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। चलो तुम्हें थोड़ा सा अलग पढ़ाते हैं, तो सॉरी, देखो क्या k का जो मान होता है बेटा, ये पेपर में आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये होता है। अब देखो एप्सिलॉन क्या है, इसे कहा जाता है परम, यानी कि पहले अंग्रेजी में लिख दो भाई, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हो गया, जिसे कहते हैं परम परावैद्युतांक, इसकी इकाई होती है फैराड पर और देखो ये आपको दर्शाता है कि जब भी कभी अगर मैं ये कह रहा हूं ना, जैसे बेटा ये है, मैं इसे अपनी तरफ, जैसे ये कोई भी पदार्थ है, अगर मैं इसे यहां से पकड़ के इधर उधर, जैसे ये हवा में लाना है, जरा सोचना है, मैं इस हवा में इस कप को उठाकर इधर ले आया तो मुझे अलग बल लगाना पड़ेगा। यदि मुझे इसमें पानी भर दूं, इसे एक्सपेरिमेंट को चाहो तुम करके देख लेना, पानी भर दो पूरा यहां मेरे बीच में और कप में, या इसे ऐसा करो, पहले हवा में देखो आसानी से आ गया, फिर इसे ना पानी में जब लाओगे ऐसे तो मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, फिर आप इसमें ना कीचड़ भर दो इसके बीच में, तो कीचड़ में लाओ तो अलग बल लगाना पड़ेगा, ईंटे पत्थर भर दो तो भयंकर बल लगाना पड़ेगा, राइट ना। यानी कि जो बल है वो किस मीडियम में लग रहा है, किस माध्यम में लग रहा है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी के दो भाग होते हैं बाबू, देखो क्या,
एप्सिलॉन बराबर में होता है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। इसके सूत्र में दो चीजें हुए, ये पेपर में भी आता है यार, इसका मान एप्सिलॉन नॉट का खासकर। अच्छा जी ठीक है, तो ये देखो बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है हवा का पैरा वैद्युतांक। हवा का, भाई हवा तो और जगह है, हवा का तो होगा ही होगा। अच्छा, हवा का कहें या बेटा निर्वात कहें, वैक्यूम का कहें, ये एक ही होता है। तो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, मेरे टैलेंट के खजानों, इसका मान होता है ये फैराड पर मीटर, इसका तो मान होता है ये आ जाता है पेपर में, बस जरूरी है, ये आता है पेपर में। एक होता है, एक और होता है जिसे कहते हैं हम एप्सिलॉन आर, जिसे कहते हैं सापेक्ष, सापेक्ष पैरावैद्युतांक। तो ये सापेक्ष ये निर्भर करता है पदार्थ, मैंने जैसे कप लिया ना, इसके बीच में क्या पदार्थ भरा हुआ है इस पर। तो अब देखो हवा में, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो ये है मेरे बच्चों की इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती। अच्छा जी, देख लो, समझ लो, कोई इकाई ही नहीं है, कोई इकाई ही नहीं है। अच्छा सर, फिर पकड़ो बात को, देखो इसी को ये लिखना है हवा में, हवा में मान पता है कितना है, एक होता है, हवा में एक मान होता है। लिख लिया क्या, लिखो जरा इसे, आगे चलूं क्या? हो गया। चलिए देखिए, हवा में परम पैरा वैद्युतांक, हवा में परम पैरा विद्युतांक, देखो एप्सिलॉन बराबर में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ही तो है। हवा में बेटा इसका मान है 8.854 गुणा 10 की घात -12 गुणा 1, तो कितना मान आ गया, 8.854 गुणा 10 की घात -12 फैराड पर मीटर। हवा में बाबू ये परम, हवा में वही होगा जो हवा का है। भाई कमाल के सवाल है विवेकानंद जी, कम से कम पूछने से पहले सोच तो लिया कर बाबू क्या पूछ रहे हैं। लो का मतलब तो 1 हर्ट्ज भी है, और लो का मतलब 0 हर्ट्ज भी है, और हाई का मतलब मेगा हर्ट्ज भी है, गीगा हर्ट्ज भी है। ठीक है जी, तो पावर में जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो हम हमेशा 50 हर्ट्ज लेकर चलते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम मेगा और गीगा हर्ट्ज लेकर चलते हैं। चलिए जी, यहां आ जाइए भाई, आगे चलते हैं। देखिए ये तो था हमारा बल की कहानी, नेक्स्ट चलेंगे, ये थी बल, दो आवेश के बीच में लगने वाले बल की कहानी। आगे बढ़ेंगे बेटा विद्युत विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड रेखाएं। देखो जब भी कभी हम ये पढ़ते हैं
हम ये पढ़ते हैं ना, देखो कि कोई एक पॉजिटिव आवेश है, कोई एक ऋणात्मक आवेश है, यही पढ़ते हो ना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। विवेकानंद जी, आपको ये चीज पता है? आप क्या पूछ रहे हो? फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है आपको? फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज नहीं है कि चाय बनाई और ले आए। फ्रीक्वेंसी रियल में दर्शाती है। अगर तुम मेरी नॉलेज को चेक कर रहे हो तो सुन फ्रीक्वेंसी की बात क्या, पता नहीं कहां तुम क्या किस दुनिया में हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि दो पोल का जनरेटर, साइकिल सुइकिल में आग लगा, जरा मेरी बात सुनो। दो पोल का जनरेटर 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाता है उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। समझ में आई बात? तो इंडिया में जितने जनरेटर ये डिफाइन है, जो बनाए गए हैं, वो उतने ही कैपेबल है कि 1 सेकंड में 50 साइकिल ही पूरी कर पा रहे हैं। वो हमें कहा गया कि 50 हर्ट्ज, क्योंकि 50 से 60 जाने में उन्हें टरबाइन से लेकर, पानी से लेकर स्टीम तक सब चीजें ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हमने इंडिया में हमारे लिए 50 हर्ट्ज हमने स्टैंडर्ड मानना शुरू कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फॉरेन कंट्री में। फॉरेन कुछ कंट्री ऐसी है जहां पर जनरेटर का डायनामिक्स यानी जनरेटर की बनावट, टरबाइन की बनावट ऐसी है जो 60 हर्ट्ज यानी 60 चक्कर 1 सेकंड में लगाने में सक्षम है। तो उन्होंने 60 हर्ट्ज रखना शुरू कर दिया। हमने पूरे पावर सिस्टम को डिजाइन कर दिया 50 हर्ट्ज के लिए, उन लोगों ने डिजाइन कर दिया 60 हर्ट्ज के लिए। अब सुन हाई फ्रीक्वेंसी की कहानी की बात। अगर तुम हाई फ्रीक्वेंसी करते हो, जितना भी उच्च आवृत्ति पर मशीन को चलाया जाएगा, उतना ही मशीन का साइज छोटा बनेगा। और जाके देखने चाहिए थे तुम्हें ट्रांसफार्मर के लेक्चर, जिसमें मैंने बड़े क्लियरली आपको यह पढ़ाया और सिखाया है कि E बराबर में 4.44 πm/f, और हमने लिखा था यहां पर N1, फिर E 4.44 pm A और F और N1 हमने कहा था E बटे अगर हम लिख दे F तो ये हो जाएगा यहां एरिया। ये जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम साइज का बनेगा। तो साइज के हिसाब से हमें देखने को मिलता है, जैसे मान लिया अभी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग इस पे थी तो ये ओवरऑल अब साइज कम हो जाएगा। ठीक है जी, वो इक्विपमेंट उतना ही छोटा बनेगा। ये पहला था। दूसरी चीज थी, ये तो एक पहला एडवांटेज जो तुम्हें बताया। दूसरी चीज देखो ये थी कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो ओवरऑल लॉसेस बढ़ेगा, क्योंकि जो लॉसेस है डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर और फ्रीक्वेंसी पर। इसीलिए हम यहां से बचने लग गए। जब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर डिजाइन करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में एफ स्क्वायर और ये एफ ये बहुत ज्यादा होते हुए हमें दिखाई देंगे, यानी ये तो लॉस बहुत ज्यादा होंगे। तो हम बेटा बचने लगे। यहां क्या करा हमने, कहा एक काम करते हैं, जो कोर है वो फेरोमैग्नेटिक की बजाय हवा की बनाते हैं, एयर, क्योंकि एयर में ना एडी करंट होता ना ये होता। इसलिए जो हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर डिजाइन किए जाएंगे उनमें हाई फ्रीक्वेंसी मींस मेगा और गीगा हर्ट्ज ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर हम इस्तेमाल करने लगे एयर कोर बनाकर। तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। और बाकी अगर बहुत भयंकर अपना अच्छे से ही पढ़ना है तो फिर एक लक्ष्य बैच और है जो बीटेक वालों के और डिप्लोमा वालों के लिए है, तो प्लीज उसको जरूर लें। अगर नॉलेज ही बढ़ानी है विवेकानंद जी तो इसको जरूर पढ़े बेटा। चलिए आ जाइए। बाकी मैंने इस वाले बैच में भी मैं आपके लेवल से, आप जो सोच ही नहीं सकते, पहले से 3 गुना ज्यादा ऊपर रख के चला हूं लेवल। तो यहां पर चलेंगे, देखिए पॉजिटिव से निकल कर ये लाइनें आपको साउथ पर जाती हुई दिखाई देंगी। वो सॉरी पॉजिटिव से निगेटिव पर, हाँ ये जाती है। तो ये कहलाती है विद्यार्थियों
विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा जो चलेंगी, देखो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को टच कर रही है क्या, नहीं, हम लिखते चलेंगे ये धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक, धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक पर जाती है। यहां चलिए, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कट नहीं करती, नहीं करती है। नॉर्मल ये अपने दिमाग में। अच्छा जी, फिर देखिए विद्युत क्षेत्र की रेखाओं से संबंध रखते हुए एक और चीज आती है। एक होता है बेटा फ्लक्स, जिसे आप कहते हो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। यहां पर भी देखिए एक शब्द होता है जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको बताना चाहूंगा, इसे साई से प्रदर्शित करोगे, क्या कहोगे, साई। विद्युतीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में अंतर होता है, फिर आप कहोगे। तो हमने बात की विद्युत फ्लक्स की, तो देखो धनात्मक से ऋणात्मक पर जाने वाले कुल विद्युत रेखाओं के, कुल विद्युत रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं, हाँ जी विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसकी इकाई देखो, कमाल की चीज ये है, इसकी इकाई पता क्या होती है, चलो बताओ इसकी इकाई क्या होती है, बोलो। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की इकाई क्या होती है, बोलो, अरे बोलो। जल्दी से बोलो बेटा, कितना, क्या इकाई होती है। वीएम क्या होता है ये, हमने तो आज तक, वीएम क्या होता है, वेबर। अच्छा विवेकानंद जी, तुम बात तो फ्रीक्वेंसी हाई लो पता नहीं क्या क्या कर रहे हो भाई, जमीन में आग लगेगी कैसे। अच्छा वोल्ट मीटर, भाई शाबाश। और इसकी इकाई वेबर बता रहे, वोल्ट मीटर। अच्छा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है विवेकानंद जी, चुंबकीय फ्लक्स जो आप पढ़ते हो उसकी क्या होती है, बताओ। एक मिनट, हेलो। तो भाई इसके इकाई होती है कूलाम। क्या पढ़ाई, कूलाम। और ये बेटा जो इकाई, ये कूलाम, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का मतलब हम दूसरी तरीके से क्या कहते हैं, आवेश। ये किसके बराबर आता है, आवेश। तो Q और ये एक दूसरे के बराबर या एक ही है। तो जी ये थी बात। अब चलिए देखिए,
आवेश घनत्व, इसे कहते हैं बेटा चार्ज डेंसिटी। देखिए आवेश घनत्व क्या होता है, किसी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश या विद्युत रेखाओं को आवेश घनत्व कहते हैं। प्रदर्शित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों डी से, और डी बराबर हम लिखते हैं क्यू बाई एरिया। तो इसकी इकाई क्या बनी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। हाँ भाई बच्चों हो गया। मेरे साथ साथ लिखते चलो ना यार, यानी कि बाद में लिखेंगे, मेरे साथ साथ निपटाओ चीजों। ठीक है चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बेटा क्या है, नेक्स्ट चलेंगे विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम E से प्रदर्शित करेंगे, इसे कहा जाएगा मेरे बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। चलो आ जाओ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। खूब सारी क्लास लूंगा मैं तुम्हारी ना, आजकल फुल फुल क्लास, क्योंकि मैं ये सब खत्म खत्म करके, जितेंद्र जी कह रहे हैं वोल्ट मीटर होगी सर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की। धन्यवाद बेटा, हमने गलत बताई है जे, आप वोल्ट मीटर ही पढ़िए, आप वोल्ट मीटर ही पढ़िए भाई, हमने गलत बताई है भाई, ये गलत हो गई, वो बच्चा लिख रहा है वो सही है ना। अरे कम से कम हमारी सुन लिया करो कुछ। खूब क्लास लूंगा, फिर 3 मार्च को मैं 2-3 दिन के लिए गांव जाऊंगा, बहुत कई महीने हो गए यार, गांव की बहुत याद आ रही है। मार्च में जाऊंगा 3 दिन के लिए, तब तक तो ये 6 बजे तो होती है फिजिक्स की, इसमें क्या। देखो इसे कहते हैं ना, जैसे वो बच्चा लिख रहा है कि वोल्ट मीटर होगी, कि टीचर को भी पागल समझना। अपनी मैं बोलता तो हूं कि तुम अपनी धुन में सवार है, तुम किसी की सुनना ही नहीं चाहते, तुम अपने में ही चल रहे हो यार। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आ जाइए, देखिए क्या है, यहां लिखेंगे किसी किसी आवेश पर लगने वाला बल
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। देखो हमने लिखा बाबू, अब देखो यहां याद रखिए होली पे जाना नहीं होगा ना बेटा, होली पे जाना नहीं होगा। उस दौरान तो बच्चों का पेपर वेपर आ जाएगा ना, मार्च के लास्ट में पेपर वेपर। यहां देखिए, यहां हम इसे डिनोट करेंगे ई से, इससे ई से, और ई का मतलब होता है बल बटे आवेश। क्या कहेंगे? बल बटे आवेश। अब देखना क्या क्या बदलाव करता हूं और क्या क्या यूनिट इसमें फिट करता हूं मैं, देखते रहो अभी। E बराबर F बटे क्यू। अच्छा सर ये होगा, बिल्कुल। तो इकाई क्या बनी? न्यूटन बटे कूलम। अच्छा क्या लिखा आपने ये? दोबारा E बराबर में F अपॉन, बुलाओगे क्या पगला तुम मुझे क्लास में? चलो आ जाओ। E बराबर F अपॉन क्यू। अरे नहीं, होली पे मम्मी पापा यहीं आ जाते हैं ना। अब गांव में भी यार इतनी चीजें फैली हुई है, जमीन जायदादें हैं, तो पापा आते ही नहीं छोड़ के कि नहीं, मेरा मन भी लगता है, अच्छा भी लगता है कि मैं अपना खेत में चला जाऊं, देखूं, काम करें। मेरे पापा बहुत एक्टिव है। मेरे पापा सुबह ही 5 बजे उठ के, अभी सर्दियों में भी, और ऐसा नहीं देखते कि खाने में ये बना हुआ वो बना हुआ, कुछ रात का भी रखा होगा, क्योंकि आपको पता नहीं क्या लगता होगा, लेकिन मैं आप ही के जैसा हूं, आप ही की जैसी परिवार से मैं भी बिलोंग करता हूं। मैं कोई ये नहीं कि बहुत वीआईपी परिवार से हूं, आप ही के जैसा हूं। तो जैसा रहन सहन आप लोगों का है, जैसे गांव देहात में आपका रहन सहन होता है, इसी तरह का मेरा भी रहन सहन है, और गांव देहात से ही मैं बिलोंग भी करता हूं। तो अपने घर में जैसे रात को जो भी रखा होता है, बच जाता है खाना, अपना फ्रिज से निकाला, कुछ कभी गर्म करते हैं कभी नहीं करते हैं, और अपना उसी को अपना खाया, सुबह अपना खेत में पहुंच गए। गन्ने की छुलाई करना, मजदूर लगे रहते हैं, उनसे करवाना, फिर गन्ने को ट्रॉली में भरना, भरवाना, शुगर फैक्ट्री में डालना, सब काम देखते हैं वो। और मैं ये बता दूं कि एनर्जी लेवल मेरे से ज्यादा अच्छा है मेरे फादर का। विजेंद्र जी कह रहे कि सर दोबारा पढ़ा रहे हो क्या? बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। तो देखिए E बराबर F अपॉन क्यू। अब देखिए रिलेशन आता है यहां पर दोनों के बीच में, D व E में संबंध, ये आता है पेपर में। तो D बराबर में एप्सिलॉन E आता है, घनत्व बराबर एप्सिलॉन और इंटेंसिटी, जिसे तीव्रता बोलते हो, लिखा देखो हिंदी में। या आप ये कहोगे D बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और E। नहीं नहीं, मेरे फादर की एज है अराउंड 60। 80+ तो मेरे ताऊ जी, वो भी घोड़े की तरह चलते हैं अभी भी। पुराने आदमियों का खान पीन में बहुत डिफरेंस है ना, आजकल तो यूरिया और ये केमिकल डल डल के शुद्ध खाना मिलता भी कहाँ है यार।
सभी विद्यार्थी लाइव बनेंगे और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत 11 बजे आपका समय निर्धारित है और जो चैप्टर हम सीख रहे हैं वो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थैतिक पाठ हमारा, तो स्थैतिक। चलो देखो, लास्ट में अगर आप लोग को याद हो तो बेटा हम लोग थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर थे हम। लास्ट में यहां पर थे, ओके। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ लिया था कि E बराबर में F अपॉन Q। बेटा ये पढ़ा था, बताते रहो। यही तो पढ़ा था हमने, जिसमें हमने इकाई लिखा था न्यूटन पर कूलम। बेटा ये यूनिट भी आती है। आपने कहा ठीक है सर, ये भी पढ़ा था। चलो विद्यार्थियों आगे चलिए। फिर आपने पढ़ा था D और, देखिए D व E में संबंध, D व E में संबंध पढ़ा था। तो D व E में संबंध D बराबर में एप्सिलॉन और E पढ़ा था आपने। आप कहेंगे बिल्कुल सर पढ़ा था। या फिर मेरे बच्चों आपने एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये क्या था, परम विद्युतांक, और ये था E यहां पर। आपने ये भी लास्ट क्लास में बेटा जाना था और सीखा था। देखिए मेरे सरो, यहां से कुछ अलग अलग चीजें सीखनी है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने, अब ये देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चल रहा है, हमने ये कहा कि कोई भी एक गोलाकार सतह है, जैसे स्फीयर कहते हो, गोलाकार बनी होती है ना बॉल, वो है। और इस गोलाकार बॉल का जो त्रिज्या है वो r है। पॉइंट को ध्यान दीजिए। आपने कहा ठीक है सर, तो r क्या है, r यहां पर हो गई त्रिज्या, और इसकी यहां त्रिज्या से एक बिंदु P है, और यहां इस गोलाकार पर जो चार्ज स्थित है वो पॉजिटिव चार्ज Q है। तो यहां से जो दूरी ले ली मेरे सिरो, ये ले ली हमने r। कहां से, त्रिज्या वाले मूल बिंदु से पॉइंट P की दूरी कितनी है, r है। ध्यान से देखते रहो। तो देखिए इसमें सूत्र क्या लगाएंगे। इसका सूत्र आएगा बिंदु P पर, ये पेपर में आता है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या। क्या कहेंगे बाबू हम लोग कि विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या देखनी है। अच्छा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या, तो सूत्र लिखना है E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और Q बटे में, ये बताओ दूरी कितनी है रेडियस से। आप कहेंगे सर r, तो बेटा यहां कर देना है r²। हो गया, हो गया जी। तो यहां पर ये हमें सूत्र मिला, और सूत्र क्या है देखो, अभी आपको बताया है इसकी इकाई न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है बाबू, आगे चलो। विद्युत P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र था। कहां, ये हमने कहा, अब ये पॉइंट हो सकता है ना या हवा हो, तो यही सूत्र याद रखिएगा मेरे शेरो, हवा में क्या बन जाएगा,
हवा में आपको याद है कि एप्सिलॉन आर का मान तो 1 होता है और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस क्या होता है 12 फैरड पर मीटर होता है भाई। आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल होता है, हम क्या मना कर रहे हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट, यही जो तीव्रता P पर है, यही फॉर्मूला हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 Q बाई आर पर। आर कुछ अलग नहीं है, दूरी है, आप डी भी ले सकते थे, कोई टेंशन नहीं है दोस्त। तो ये बना हमारा न्यूटन पर कूलम। भाई हवा में तो ये ना मान रखोगे तो हवा में इसे सॉल्व करके 1/4 पाई एप्सिलॉन को ये आ जाएगा बेटा। आपने कहा ठीक है, ये भी काम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये तो था जब बाहरी किसी एक बिंदु पर स्थित है यहां ये P, तो इस पर हम लोग तीव्रता निकालें। इस पर न्यूमेरिकल ना के बराबर चांस है, तुम्हें टिक लगाने को आने का चांस है। अच्छा, हाँ जी, चलो फिर आगे बढ़ो। आपने कहा कि देखो अब हम इस बॉल के जो हमने स्पेयर ले रखा ना गोलाकार, ये कुछ अलग नहीं है यार, ये है एक गोलाकार सतह है, ये ना गोलाकार सतह है। जैसे कि उदाहरण दो गेंद, तो ये कहलाता है इसकी सतह, जिसे लिखते हो आप सरफेस। तो हम अगर, हमने क्या कहा कि स्पेयर या गोलाकार आकृति के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने कहा ठीक है सर, इसका भी इलाज करें। तो देखिए बेटा क्या कहेंगे यहां, सतह पर ये त्रिज्या कितनी है r, तो ये बना देंगे E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q बाई स्मॉल r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अगर मेरे शेर और शेरनियों ये हवा में हो तो E बराबर में हवा में क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 Q अपॉन R न्यूटन पर कूलम। ये लिख लिया। जसवीर जी यही तो चीज है, यही तो चीज है, इसे कहते हैं जानकारी का अभाव। ठीक है, यही तो चीज है। अब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जब तक हमारे सामने प्लेट में कोई खाना रखा है, तो जब तक उस खाने को चख ना ले तब तक उस पर प्रतिक्रिया करना गलत है ना। क्यों भाई, कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? अब आपकी किताब में दे रखा है, मुझे तो नहीं पता ना कि किताब में क्या है कि नहीं भाई? भाई हो सकता है आपको प्लेट में जो खाना दिया गया है वो देखने में तुम्हें सही नहीं लगा, लेकिन जब तुमने खाया तो तुमने कहा वाह क्या स्वाद है। और तुम गलत बोल रहे हो, वोल्ट मीटर नहीं है, पूरा नहीं लिख रहे, वोल्ट पर मीटर है। समझ में आई बात? आप गलत बोल रहे हो, वो भी जो आप बोल रहे हो बेटा वो भी गलत बोल रहे हो। वोल्ट पर मीटर है, ना कि वोल्ट मीटर है। ठीक है, चलो अब देखिए, हमने यहां से आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं कि ये कोई एक गोलाकार वही आकृति है जिसमें रेडियस आर है। हमेशा याद रखिएगा, देखिए किसी भी गोलाकार का मतलब चालक भी तो होता है, जैसे ये कंडक्टर है हमारे पास, कोई तार रखा है वो भी तो गोलाकार ऐसे, मतलब गोल वाला है। तो याद रखिए बाबू, जैसे बॉल है, मैं बॉल के उदाहरण लेकर समझाता हूं तुम्हें, थोड़ा ज्यादा सिंपल है। तो किसी भी
गोलाकार सतह के अंदर हम क्या लिखेंगे कि के अंदर विद्युत रेखाएं पास नहीं हो सकती। विद्युत रेखाएं पास नहीं होती है। अच्छा, तो सर क्या करें? इसीलिए इसके अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अच्छा सर, ये बात है। हाँ बाबू, ये है। तो किसी भी सतह के अंदर की जब हम बात करेंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर यानी इनसाइड, अंग्रेजी में कहते हैं इनसाइड और हिंदी में लिखते हैं अंदर, वो हमेशा कितनी आएगी? शून्य आएगी। और पेपर के लिए ये है बहुत जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आता है यानी इसके अंदर यहां किसी भी बिंदु पर हम बात करेंगे ये, तो यहां हमें क्या लिखना है? शून्य लिखना है, ई। याद रहेगा जी? अरे याद रहेगा मेरे शेरो? याद रहेगा? या नहीं रहेगा? भूल जाओगे क्या? जब भी तुम्हें कहे, जैसे एक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं यहीं, किसी, आपको ऐसे दे दे, किसी चालक या कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? टेंशन मत लेना, तुम क्या कहोगे जी? गुरुजी सुनने होगी, बात खत्म करो बस। क्या कहेंगे? सुनने होगा। फिर जसवीर जी तुमने बीच में बोल दिया। अरे भाई, पोटेंशियल बता रहा हूं क्या? पोटेंशियल का मतलब ई से होता है? उल्टा सोच रहे हो। ई का मतलब पोटेंशियल से नहीं होता। पोटेंशियल का मतलब ई से डिफाइन थोड़ा ही करोगे। चलो, अगर पोटेंशियल 0 लिख ले हो तो फिर लिख लो, लेकिन गलत कर दोगे। आप मेरे पढ़ाने का इंतजार ही नहीं कर रहे भाई। अरे भाई, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, पहले हमें ही पढ़ा लेने दो। क्योंकि जब मेरा ये मानना है बेटा तुम्हें नहीं है सही नॉलेज, तो क्यों बीच में टोका टाकी करते हो? तुम्हारे लिए फायदा है जसवीर जी। बताओ किस किताब में ये कहा है कि अगर ये 0 हो जाए तो v का मान 0 हो जाएगा? नहीं लिखाया, मैंने ना पढ़ाया। चलो जी, ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कहानी। अब चलते हैं हम लोग जिसे आप कहते हो पोटेंशियल, जिसे आप कहते हो विभव, है ना? पोटेंशियल, विभव, वोल्टेज, ये एक ही चीज है भाई। यहां चलते हैं इस बिंदु पर। अब अभी तक आपने सिर्फ इंटेंसिटी पढ़ी है, यानी तीव्रता पढ़ी है, तो आपने तीव्रता की बात कर ली। तो देखिए बेटा, इसकी यूनिट होती है किसी भी, इसकी पहले सूत्र लिखेंगे, मतलब परिभाषा फिर सूत्र। किसी भी धनात्मक इकाई, कई बार ये टिक लगाने को भी आ जाता है, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक
बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। बेटा ये होता है विभव, जिसमें जो सूत्र होता है, इसे एस वोल्ट जी ने बताया था, वैज्ञानिक थे, तो इसीलिए इसका इकाई वोल्ट देने लगे, अन्यथा इसका इकाई कुछ और भी है। तो बेटा हम क्या कहेंगे मेरे शेरों, V बराबर में किया गया कार्य W/Q, तो इकाई क्या बने, कार्य की इकाई होती है जूल और बेटा इसकी इकाई होती है कूलाम। ये लेकिन जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में आइडिया दिया था, वो उनका जो सरनेम था वो वोल्ट था, तो इसीलिए विभव यानी इसकी जो इकाई है उसे वोल्ट नाम दिया गया। अच्छा जी, ये यहां पर इसकी पोटेंशियल यानी इसकी कहानी बनी। अब देखो फिर यहां से आ जाओ, वही गोलाकार सतह, बिंदु P, इसकी जो यहां रेडियस है वो R है, और बिंदु P पर यहां R पर रखा है, ये चार्ज कितना है ये। अब देखो बेटा इसमें क्या क्या लिखेंगे। पहला केस ये है, पहला केस ये है कि बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, आप कहोगे जी ठीक है, तो बेटा मेरे बच्चों जो वोल्टेज मिलेगी बिंदु P पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये तो ऐसे ही है, Q बाई, यहां स्क्वायर ना होकर सिर्फ दूरी, जितनी भी दूरी है वो सिर्फ स्क्वायर होगा, इसमें इंटेंसिटी में इसमें नहीं होगा, तो ये क्या कर दिया वोल्ट। अगर कोई आपको कहे कि बिंदु P हवा में है, तो अगर हवा में होता तो हमारे लिए और आसान था, कितना हो जाता 9 × 10⁹ Q बाई R और वोल्ट या जूल पर कूलाम। हो गया यहां तक, चलो जी ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो बेटा, हमने क्या लिया यहां नंबर 2 पर, बेटा देखिए क्या है, हमने कहा सतह पर, यानी जो वोल्टेज है वो बताते हैं सतह पर, तो वही सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और Q बाई, बेटा रेडियस क्या है गुरुजी R है, तो यहां ठीक है रेडियस यानी ये ले लिया। और अगर हवा में होता तो हवा में बस 9 × 10⁹ Q/r यानी रेडियस कर देते, ठीक है। देखिए तरीका क्या है, देखिए क्या अंतर है और कहां बच्चे गलती करते हैं। जब भी किसी भी चालक के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, गोलाकार सरफेस पर जब भी ये अंदर पूछेगा, हाँ भाई जसवीर जी देखो जो तुम बता रहे थे जब मैंने कहा था तुम्हें कि रुक जाओ, यहां विद्युत क्षेत्र की रेखाएं नहीं बहती, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं नहीं बहती, इसीलिए ई अंदर जब भी बात करेंगे बेटा वो शून्य कहेंगे। लेकिन जब भी कभी हम किसी भी सरफेस के अंदर बात करेंगे, यानी कि V किसी भी बिंदु पर अंदर 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 चुंबक विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं थी वो नहीं बह रही थी। लेकिन कोई भी मेटल, किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसमें आवेश ना होता हो। तो क्या कहेंगे, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जिसमें आवेश ना होता हो आंतरिक में, अंदर में। अच्छा जी, तो हमेशा याद रखिए वोल्टेज इसमें कहीं भी अंदर वही बनी रहेगी जो इसके सतह पर है, और ये किसी भी बिंदु पर बदलेगी नहीं अंदर, ये उस बिंदु पर अंदर किसी भी बिंदु पर स्थिर बनी रहेगी। तो ये एक ट्रिक थी बेटा, ये एक लॉजिक था जिसे आप गलती कर रहे थे, मिस कर रहे थे। क्या कि ई हमारा अंदर किसी भी बिंदु पर 0 होगा, पॉइंट को पकड़िए, लेकिन ई 0 होने का यह मतलब नहीं है
कि V जीरो हो जाए। V अंदर जीरो नहीं होगा, वही बना रहेगा वोल्टेज जो सतह पर है। जैसे हमने कहा यहां ये सतह पर है सरफेस, तो यहां अंदर वही बना रहेगा V जो सतह पर है। किसी भी बिंदु पर अंदर वही बना रहेगा जो सतह पर। अगर आपको दिया सतह पर 10 वोल्ट है तो अंदर किसी बिंदु पर बताओ तो आप कहेंगे 10 है, 10 है। और इंटेंसिटी तीव्रता कितनी है? 0 है। इसे लिखो जरा पहले। बेटा लिखा ये। अब देखते हैं एक और कहानी को, यहां से समझते हैं। एक और कहानी की शुरुआत यहां से करते हैं। देखो अभी तक आपने ये कहा कि अगर हम ये कहें, देखो हम क्या लिखेंगे। अगला हमारा बिंदु है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव में संबंध, विभव में संबंध। देखो बच्चों क्या है बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। कोई भी यहां देखो एक चार्ज है बेटा जिसे कहा है Q और ये P है? मतलब संबंध अगर देखना है, चाहे आप सतह पर यहां देखो जरा, तो आप इसके लिए आप जो दूरी है वो आपने कहा जी गुरुजी मर्जी है हमारी, हमने D ले ली, कोई बात नहीं D ले ली। तो अगर आप बिंदु P पर, अगर बिंदु P पर तुम E लिखोगे तो क्या कहोगे? E बराबर में, अगर ये हवा में है, 9 गुणा 10 की घात 9 Q बाई डी स्क्वायर। आपने कहा ठीक है गुरुजी, समीकरण नंबर 1 है। अच्छा अगर मैं वोल्टेज पूछता आपसे तो आप क्या कहते? आप कहते गुरुजी वोल्टेज भी हम बता लेते, वोल्टेज में यहां डी आता है, तो ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है भाई, समीकरण नंबर 2 है। जरा ध्यान से देखना है। अगर मैं ये कहूं समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो E बटे V इधर आ गया। हाँ गुरुजी आ तो गया। देखना बाबू, 9 गुणा 10 की घात 9 Q बटे टी स्क्वायर, और फिर कितना है 9 गुणा 10 की घात 9 कैपिटल Q बाय डी। डी चला गया जहां, इससे बेटा ये कैंसिल, Q से ये कैंसिल, D से एक पावर कैंसिल। कितना आया? 1 बटे D, मतलब दूरी है। तो E बटे V आपको क्या मिली? आपने कहा गुरुजी 1 बटा D मिल रहा है। अच्छा भाई रुक जरा, E बराबर में V बटा क्या मिल गया? D। अच्छा बेटा जो ये, हाँ बाबू जसबीर जी देखो ना जरा, हमने क्या बोला था, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। V का मतलब क्या है? अब बोलो जरा, V का मतलब क्या है? वोल्टेज। D का मतलब दूरी। तो इकाई क्या बनी? इकाई बनी वोल्ट पर मीटर। अब ये कह रहे थे कि हम थोड़ी ठंड रखो, ओरिजिनल ये ड्राइव यूनिट थी। ओरिजिनल मतलब कि ओरिजिनल जो पहले आई रियल में, वो कौन सी थी? वो थी हमारी न्यूटन पर कूलम। ये इकाई कितनी बनी? फॉर्मूला जब आया V बटे डी, वोल्ट पर मीटर। अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अब हमने 2 चीजें जानी हैं। अब मैं यहां स्टेटमेंट लिखता हूं, देखिए क्या। देखो क्या, किसी बिंदु पर, किसी
बिंदु पर, देखो जरा, किसी बिंदु पर वोल्टेज के शून्य हो जाने की यह गारंटी है कि उस बिंदु पर तीव्रता शून्य हो। क्या लिखा मैंने? अगर किसी बिंदु पर आपको वोल्टेज का मान, देखो आप कहां गलत थे, अगर वोल्टेज का मान 0 है, वोल्टेज से निर्धारित होती है तीव्रता, किसी बिंदु पर वोल्टेज का मान 0 अगर हो जाए तो गारंटी है इस बात की कि उस बिंदु पर E का मान 0 होना तय है। तुम उल्टा बोल रहे थे। फिर दूसरा बिंदु यह है, किसी बिंदु पर, दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या है, किसी बिंदु पर तीव्रता का मान 0 होने का यह कतई मतलब नहीं है, कि वोल्टेज का मान भी 0 हो, वोल्टेज का मान भी 0 हो। समझ में आई? क्योंकि इंटेंसिटी से कभी वोल्टेज डिफाइन नहीं होता चचा। अगर किसी बिंदु पर E का मान 0 हो जाए तो कोई यह गारंटी नहीं लेता कि V का मान क्या रहेगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और यही चीज लागू होती है जब हमने यहां लिखा है किसी भी सरफेयर में, यहां E लिखूंगा तो मैं कहूंगा 0, लेकिन यहां V क्या है, वो बनी है जो सतह पर है। बताओ सतह पर 0 है क्या? नहीं है। इसीलिए किसी भी चालक के अंदर किसी बिंदु पर सदैव E का मान 0 कहोगे, लेकिन वोल्टेज का मान वही होगा जो सतह पर है। समझ में आई बात? क्या कहानी थी? अभी तो आधी अधूरी, अभी पूरी अब होगी। देखो अब होगा ऑपरेशन तो इसका। अब जिन बच्चों ने पढ़ा ही नहीं लेक्चर को, वो क्या करेंगे? देखो, हाँ E बराबर V बाई डी, अच्छा ये 0 तो ये भी 0। क्यों? इन्हें रियल में ये पता नहीं है कि सूत्र निर्धारित ये कह रहा है, सूत्र ये कह रहा है कि V का मान अगर दिया है तो E का मान निर्धारित होगा। सूत्र ये नहीं कह रहा है कि E के मान से V का मान निर्धारित होगा। अब यही अपना कहानी गलत। जैसे एक ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूंगा अभी, जैसे मैंने कहा एक सूत्र ले लेते हैं या एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं। मैंने कहा किसी चालक के अंदर स्थित या किसी बिंदु पर, ऐसा कर लिखेंगे कि किसी बिंदु पर निम्न कथन दिए हैं। अच्छा जी, निम्नलिखित कथन ये दिए हैं। एक ऑप्शन ये कह रहा है कि E बराबर 0 तो V बराबर 0। B कह रहा है कि E बराबर 0 तो V बराबर इनफाइनाइट, अनंत कर दें। अच्छा, E बराबर 0, देखो सॉरी, फिर हमें दिया E बराबर 0 तो V इज नॉट इक्वल टू 0। D कह रहा है कि V बराबर 0 और E बराबर इनफाइनाइट, ये है। तो आपको पूछा कि इनमें से सही बताओ। कथन दिए हैं, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन या ऑप्शन का चयन कीजिए। बोलो बाबा केदारनाथ की
आपने कहा गुरुजी करेंगे, पहला ये कह रहा है कि ये 0 हो जाए तो ये 0 हो। गुरुजी ये तो पढ़ाया नहीं हमें, ना सिखाया। ये भी नहीं। सही कौन सा होगा? सी हमारा सही हो गया। देखो तुम्हें कितनी मजे में क्या चीज सिखाई। अब आते हैं देखो इकाइयों पर। इकाई जो अभी तक हमने पढ़ी ये भी अधूरी है, ये भी अधूरी है। अभी तो पूरा कहां से होगा? पूरा अब होगा। देखो बेटा आप ये पढ़ के आए हो कि जो हमने डी पढ़ा है, डी का इकाई डी बराबर क्यू बाई ए है, मतलब कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यही तो पढ़ा आपने? हाँ जी गुरुजी पढ़ा तो यही है। अब देखो अलग अलग चीजें। अब तुमने ई जो पढ़ा है, ई का मान आपने पढ़ा है डी बटे में एप्सिलॉन। पढ़ा है कि नहीं बच्चों? पढ़ा है जी। अब ई का इकाई जैसे अलग अलग क्या मेंशन करना था, अलग अलग से क्या चीजें करना था। डी का मतलब क्या है? चार्ज डेंसिटी नहीं बताया था क्या? तो गुरुजी ये तो हो गया यार कूलाम्ब, और ये हो गया जी मीटर स्क्वायर। हाँ भाई दोस्त हो तो गया। फिर तुमने एप्सिलॉन का ये पढ़ा है देखो फैरड। हाँ भाई। और गुरुजी हमने मीटर भी पढ़ा है, फैरड पर मीटर। मीटर लिख दिया आपने ऊपर, तो इस पावर से एक पावर तो ये चली गई, तो ई की यूनिट आपकी ये भी एक बनती है कूलाम पर फैरड मीटर। बताओ किस किताब में लिखा है? नहीं लिखा, लेकिन पेपर में आ गया तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। क्यों? आप हमारे विद्यार्थी हो। अरे आएगा कि नहीं ये? तो ई की अलग अलग इकाई थी, जैसे डी का तो ये सही था, डी की हमने इकाई रखी कितनी होगी? अब चलो देखो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। आपने कहा हाँ सर ये भी हमें पता है। यार दोस्त को चाय वाय पिला दो, ऐसे क्या बात है। ठीक है। अब देखो ई की अलग अलग चीजें क्या पढ़ी? आपने कहा हाँ गुरुजी पढ़ी तो हमने, देखे क्या क्या है। न्यूटन पर कूलाम पढ़ी है। अच्छा अभी सर वोल्ट पर मीटर भी पढ़ ली। अच्छा भाई ठीक है, बढ़िया बात है। तो अब क्या पढ़ी? अब तुमने ये भी पढ़ लिया सर देखो कूलाम पर फैरड मीटर भी पढ़ लिया। अरे होता है कि नहीं भाई? तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं ना। देखो हाँ सर ये तो बात सही है जी। अब देखो मान लिया आपको बेटा कहा कि वोल्टेज की इकाई लिखनी है, अलग अलग तरीके थे। तो आपने कहा गुरुजी यार एक तो हमने अभी सीखी थी जूल, ये तो स्टैंडर्ड था ही। अच्छा जी जूल पर कूलाम। हाँ गुरुजी बात तो सही थी, लेकिन एक आपने ये भी तो पढ़ी है कि V बराबर में E और गुणा D। अभी नहीं सूत्र पढ़ाया तुम्हें? पढ़ा है ना? तुम तो नाराज से हो जाते हो मेरे से जब भी कोई बढ़िया चीज बताता हूं तुम्हें। और ये ITI में नहीं तो पूछेगा, किस में पूछेगा? ये इनमें तो किसी न्यूमेरिकल की भी जरूरत नहीं। ITI में एग्जामिनर यही उम्मीद करता है कि भाई कम से कम बेसिक तो पढ़ के आया होगा। अच्छा जी ये होता है? हाँ गुरुजी होता तो है। तो हमने वोल्टेज की अब अलग अलग देखो ऑपरेशन करते हैं। ई का मतलब क्या था भाई? ये तो हो ही गया अपना। अब ई की अलग अलग इकाई रखते हैं। ई की इकाई है, पहली इकाई थी न्यूटन पर कूलाम और मीटर। कौन ये कह देगा कि ये गलत है? बताओ। अगर कोई तुम्हें ये कहे कि वोल्ट किसके तुल्य है, तो ये बताओ ना कि वोल्ट किसके तुल्य? वी की इकाई। तुम मेरे दोस्तों वोल्ट भी तो पढ़ते हो, तो गुरुजी वोल्ट किसके तुल्य थी? वोल्ट तो इसके भी तुल्य है, वोल्ट तो इसके भी तुल्य है। अभी नहीं छोड़ते इसे। अभी देखो E इंटू डी है। हाँ जी तो वोल्ट पर मीटर तो ठीक थी, वोल्ट ही आ जाएगी। अब इसे रखो, E की जगह पर आपने रखा कूलाम पर फैरड और मीटर। ठीक है जी। अच्छा सर कूलाम पर फैरड भी देखो बताऊंगा तुम्हें। फिर क्या है? डी में क्या है? फिर मीटर। तो बेटा कूलाम पर फैरड। अच्छा गुरुजी कुछ बात याद आई? हाँ जी आई। देखो क्या आई? तुम एक सूत्र पढ़ते हो, कूलाम का मतलब क्या होता है बताना जरा। कूलाम पर फैरड कहां से? ये कूलाम का मतलब होता है यानी कि आवेश। हाँ जी याद आया। और फैरड का मतलब होता है धारिता। हाँ गुरुजी धारिता। तो यहां से वो वही मामला है जो सूत्र आप पढ़ते हो, V बराबर W बाई
क्यू और कोई बीमारी नहीं थी, तो हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। वो सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने ना, क्यू बाई सी, क्यू और बाई सी, ये ओरिजिनल सूत्र था दोस्तों। ये आपस में चीजें जुड़ी हुई है, P बराबर क्यू बाई सी। अरे लिख लिया सबने भाई? ये कुछ अलग नहीं थे, देखिए आपको बता दूं, कभी आपको लगे एन का मतलब कुछ नहीं अलग भाई, न्यूटन है। कभी तुम्हें लगे, वैसे मैं बार बार फुल फॉर्म बता के आया हूं, सी का मतलब यहां पर गुलाम है, एम का मतलब इसमें मीटर है, V का मतलब इसमें वोल्ट था, F का मतलब इसमें बल है, ये सब चीजें। ठीक है जी। एक और होता है बेटा, एक शब्द था, देखिए एक और आपको लिखाना चाहूंगा यहां, जिसे हम कहते हैं गॉस का नियम। गॉस का नियम। तो देखिए गॉस का नियम ये कहता है कि कोई भी बंद पाथ है जिसके अंदर अलग अलग से आवेश ये है Q1, Q2, Q3, Q4, ये बहुत सारे हैं। तो देखिए ये कहता है कि किसी भी सतह पर कुल आवेश उसके द्वारा बंद किए गए कुल आवेश के योग के बराबर होता है। क्या कहेंगे कि कुल जो आवेश होगा ये बराबर होगा Q1, दोनों कैमरे आगे जी, कुछ चेक वेक भी कर लेना, Q3, Q4 इसके बराबर। ये गॉस का नियम होता है। और आपको बता दूं, आवेश को इसमें एक और अलग नाम से भी जाना गया है, बार बार बोल रहा हूं मैं, जिसे कहेंगे मैं चुंबकीय फ्लक्स नहीं बेटा, विद्युत फ्लक्स। क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स के नाम से भी जाना गया है। लिखो बाबू। अरे लिखो। आगे चलें, देखो एक और सूत्र लिखाना चाहूंगा आपको, जिसे कहते हैं प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग का सूत्र देखिए क्या आता है, 1 में अंडर रूट म्यू और एप्सिलॉन। तुम्हें जब म्यू का मान क्या सिखाया? म्यू कहलाती है चुंबकशीलता, जिसे इंग्लिश में लिखा जाता है परमेबिलिटी। और ये क्या होती है? विद्युतशीलता, पराविद्युतांक, जिसे अंग्रेजी में तो लिखाई दिया था ना तुम्हें, जिसे परमिटिविटी कहते हैं। तो भाई ये भी एक बड़ा ही खतरनाक सा रिलेशन होता है, इसको याद रखिए। और हम ये कहेंगे इसी संबंध को बेटा हवा में, अगर इसी सूत्र को हम हवा में लिखते हैं तो सूत्र आता है प्रकाश का वेग
अरे हवा में क्या बनेगा, 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन। याद रखना चाहोगे याद रख लेना भाई, नहीं रखना चाहोगे तो हो गया बाबू। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, मैक्सवेल के नेक्स्ट चलेंगे मैक्सवेल के 4 समीकरण। मैक्सवेल की 4 समीकरण, तो इसमें लिखेंगे पहली समीकरण विद्युत, पहले समीकरण चुंबकीय क्षेत्र से संबंध रखती है। ये पूछता है बाबू, पहली समीकरण चुंबकीय क्षेत्र से मतलब रखती है, और इसका मतलब होता है, ये सिर्फ टिक लगाने को आ सकता है, थोड़ा सा एडवांस है तो देखने में कुछ नहीं जा रहा। बी का मतलब होता है, मैं लिख भी दूंगा जिन लोगों ने चुंबक तो नहीं पढ़ा, इसका मतलब होता है चुंबकीय घनत्व, जिसे आप टेस्ला लिखते हो ना, इकाई बराबर 0। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए दर्शाता है गॉस का नियम। अरे ये इन पे न्यूमेरिकल कुछ नहीं, ये सिर्फ आपको टिक लगाने को आता है। ये कहलाता है डेल, इसे कहते हैं डेल। और जब डेल के साथ डॉट हो किसी का भी, तो इसे कहा जाता है बेटा डाइवर्जेंस। तो खैर आपको इतना गहराई में नहीं जाना, सिर्फ इसे याद रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सा समीकरण था, गॉस का नियम, तो वो आता है मैक्सवेल की प्रथम समीकरण के दायरे में। फिर देखिए जी, द्वितीय समीकरण विद्युत क्षेत्र से संबंध रखती है, विद्युत क्षेत्र से संबंध रखती है। अच्छा जी, तो ये होती है डेल डॉट डी बराबर में रो। डी का मतलब क्या सिखाया तुम्हें, डी का मतलब याद रखो भाई, अरे डी का मतलब अभी तो सिखाया, विद्युत क्षेत्र घनत्व। तो ये जो दूसरे समीकरण है, ये भी गॉस का नियम बताती है, लेकिन किस में, अरे बोलो किस में बताएगी, विद्युत क्षेत्र के लिए बताएगी। क्लास रुक गई, हालो हालो हालो। इस मामले में तो जसवीर बढ़िया आप बताएगा, देखो सही से। हाँ भाई जसवीर जी, ये बच्चे कह रहा क्लास रुक गई, चला क्लास तो चल रही है मजे में दनादन। देखो चल रही है। फिर आती है तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण विद्युत व चुंबकीय दोनों
में संबंध बताती है, संबंध बताती है। देखो, पहली चुंबकीय को दर्शाएगी, दूसरी हमारी विद्युत को दर्शाएगी, तीसरी विद्युत और चुंबकीय दोनों को बताएगी। तो यहां आती है, ये क्रॉस आएगा डेल इंटू क्रॉस और माइनस के डेल बी बटे में डेल टी। तो ये बताता है, देखो ये जो तीसरी समीकरण है, पहला गॉस का नियम, दूसरा गॉस का नियम, तीसरा बताती है यहां फैराडे का नियम। भाई ये तो याद रख ही सकती हो, पहला क्या दर्शाएगा, दूसरा क्या दर्शाएगा, तीसरा क्या दर्शाएगा। आपसे पूछ ले कि मैक्सवेल की तीसरी समीकरण किस नियम को प्रदर्शित करेगी, तुरंत टिक लगा दिया, फैराडे का नियम मिल गया ना फ्री में नंबर, ना कोई न्यूमेरिकल, ना कोई पेन चलाने की जरूरत पड़ी। लेकिन ये आया तभी तुम्हें जब मैंने सिखाया, नहीं तो तुम्हें क्या पता था। तो इसीलिए कई बार ऐसे प्रयास होते हैं जिनके लिए रट्टामीन पी के साथ ये डिफरेंशिएट है और कुछ नहीं है भाई, ये डिफरेंशिएट है, अवकलन है और कुछ नहीं है। हो गया जी। तो चौथी समीकरण भी चतुर्थ समीकरण दोनों में आती है, दोनों में संबंध बताती है, चुंबक में भी और इसमें भी, दोनों में संबंध। अब तो समझ गए दोनों का मतलब क्या है भाई, विद्युत वाला भी और भाई चुंबक वाला भी, और बाकी कुछ नहीं करना। तो ये बताती है डेल इंटू एच, एच मतलब, अरे भाई एच का मतलब याद होगा आपको, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। इसका मतलब है यहां जे, जे का मतलब है धारा घनत्व, धारा घनत्व। तो बाबू ये जो ये बताती है, ये बताता है हमारा एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम। बात समाप्त हो। कुछ सीखा नया, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ये तो बोलता हूं मैं हमेशा। तो पहली क्या बताएगी, गॉस का नियम, दूसरी क्या बताएगी, गॉस का नियम, तीसरी पूछ लिया आपसे फैराडे का नियम। आपसे पहले यही अगर पेपर में आ गया कि मैक्सवेल की चार समीकरण में से तीसरा किसे दर्शाता है, तो मुझे फैराडे का नियम को बताता है, कुछ नहीं, मिल गया नंबर। कहा चतुर्थ किसे, जी एम्पियर का नियम है, बात खत्म होगी। किसे दर्शाने का एक तरीका, एम्पियर के नियम को। उमेश सर ने देखो क्लास लेके आपको ये भी बता दिया होगा वो कब से शुरू कर रहे हैं, राजस्थान को कर लेना अच्छे से तरीके से। तो बेटा ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कर दिया हमने समाप्त। अब हम चलेंगे नया जो चैप्टर है धारिता, ये हो गया हमारा समाप्त। तो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा हमारा धारिता। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।